कभी कभी हमें कुछ ऐसा अनुभव या एहसास होता है जिसको हम समझ नहीं पाते कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, ये सच था भी या नहीं। हमें अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं बार ऐसे किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। इसे सच माने या फिर अपना वहम हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमारे पड़ोस में एक चाचा जी रहते हैं, उन्होंने मुझे सुनाया था। मैं राहुल आपको उन्हीं का वो किस्सा आज सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल हम गांव में रहते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर शहर में ही अपनी बुआ के यहाँ रहता हूँ। लेकिन अभी कई सालों से पढ़ाई पूरी होने के बाद गांव लौट आया हूँ। तो ऐसे ही एक रात हम कई दोस्त बैठे थे और उनमें वो चाचा जी भी थे जिन्हें हम सभी बांके लाल कहकर पुकारा करते थे। हम सभी मस्ती मजाक कर रहे थे तो ऐसे ही भूत प्रेत का जिक्र छिड़ा, जिसमें सभी अपने अपने किस्से कहानियां सुनाने लगे जो उन्होंने कहीं से सुन रखे थे। लेकिन उनकी बातें सुन मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ। उल्टा मैंने तो ये तक कह दिया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मन का वहम है और कुछ नहीं। इस पर सभी कहने लगे, ये क्या बोल रहा है तू, ऐसा थोड़ी होता है, तुझे विश्वास नहीं तो उसमें हम क्या करें। तो मैंने उनसे बस एक ही बात कही, तुमने कभी देखा है भूत को, कैसे होते हैं वो, कभी सामना हुआ है भूतों से, बड़े आए भूत होते हैं। मेरी ये बात सुन सभी शांत हो गए। उनकी चुप्पी से पूरा माहौल खामोश हो चुका था कि तभी उनकी चुप्पी को तोड़ती एक आवाज आई, मैंने देखा है। हम दोस्त जहां खड़े थे वहां हमारी चारपाई के पीछे बैठे बांकेलाल चाचा बोले। मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने हाथ हिलाकर पास आने को कहा। हम सभी उनके पास गए और उनको घेर कर बैठ गए। तभी वो बोले, मैंने देखा था एक बार, भूत या भूतनी बता नहीं सकता, मगर देखा था। ये सुन हम सभी चौंक पड़े और हैरानी के साथ चाचा को देखने लगे। हमारे मन में ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि उन्होंने क्या देखा था और क्या हुआ था उनके साथ। तो मैंने पूछा, कब देखा आपने भूत, कहां पर? वो मेरी ओर देखते हुए बोले, ये बात आज से 10 साल पहले की है। जब मैंने उसे देखा था मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने जो देखा क्या वो सच था। बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना था। उनकी बात हमारी भी समझ के बाहर थी। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या देखा आपने? तो वो बताने लगे कि उनके साथ क्या हुआ था। वो बरसात की एक काली रात थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। जोरों की बिजलियां कड़क रही थी। बादलों का गरजना इतनी जोरदार था कि किसी का भी मन डर के मारे कांप उठे। रात के 10 बज चुके थे। मुझे उस दिन गांव पहुंचने में देर हो गई थी तो मैं जल्दी जल्दी अपना साइकिल के पैडल मार रहा था। एक तो मैं लेट था, ऊपर से ये भयानक मौसम, दोनों मिलकर मन में डर पैदा करने के लिए काफी थे। पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका था क्योंकि कुछ ही देर पहले मूसलाधार बारिश होकर हटी थी। तो ऐसे में बिजली विभाग ने पूरे इलाके की बिजली काट रखी थी। जैसा कि तुम जानते ही हो, गांव में आमदनी का कोई खास स्रोत नहीं है तो गुजारा करने के लिए शहर में जाना पड़ता है। तो मैं शहर में मजदूरी कर पैसे कमाने के लिए जाया करता था ताकि घर का गुजारा ठीक से हो सके। उस दिन मैं जहां काम कर रहा था वहां छत ढाली जा रही थी और ऊपर से मौसम खराब होने के कारण उस काम में भी देरी हो गई थी, जिस वजह से मुझे गांव पहुंचने में देर हो गई।
7-8 किलोमीटर का सफर था जो मुझे तय कर अपने गांव पहुंचना था। मैंने आधा रास्ता करीब करीब पार ही कर लिया था और अब नहर के साथ लगा रास्ता बस वही पार करना बाकी था, जो कि करीब 3-4 किलोमीटर का ही था। वो रास्ता पूरा सुनसान और वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और सुनसान रास्ते पर फैली खौफनाक खामोशी में मेरे साइकिल के पैडल की आवाज और तेज हवा के टकराने से चीरते पेड़ के पत्तों के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते में जगह जगह पानी जमा हो रखा था। मौसम ने एक बार अपनी फिर से करवट बदली। बिजली फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने लगी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पलों में फिर से मूसलाधार बारिश होगी। ये सोच मैं तेजी से अपनी साइकिल भगाने लगा। मैं अपने मन ही मन में मगन होकर साइकिल चला रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई मेरे पीछे है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। यह ख्याल मन में आते ही एकाएक मैं सचेत हो गया। मेरे कान और रोंगटे दोनों खड़े हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। इतना कहकर बांकेलाल चाचा खामोश हो गए। हम सभी हैरानी और रोमांचित होकर उन्हें घूरे जा रहे थे। अब रहा नहीं जा रहा था कि आगे क्या हुआ, तो हमने पूछ ही लिया, फिर क्या हुआ चाचा, कौन था आपके पीछे? तो वो बोले, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो एक सुनसान इलाका था। ऐसे में पीछे कौन हो सकता है, इसका मुझे ठीक से अनुमान नहीं था। फिर मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। मैंने साइकिल का ब्रेक लगाया और पीछे पलट कर देखा, पर मुझे वहां कोई नहीं दिखा। सब कुछ शांत। बारिश तेज होने लगी थी तो मैंने साइकिल उठाया और चल दिया वहां से। मैं खुद को समझाने लगा कि कोई नहीं है, मुझे ऐसे ही वहम हो रहा है। कुछ ही पलों में मैं अपने गांव के पुल के पास पहुंच चुका था। अब बस पुल पार करके 10 मिनट में घर पहुंचना था। बस मैंने अपनी साइकिल पुल की ओर मोड़ी तो अचानक साइकिल की चैन उतर गई। उस वक्त तक बारिश काफी तेज हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से भीग चुका था। मैंने साइकिल को स्टैंड पर लगाया और साइकिल की चैन चढ़ाने लगा, पर चैन अटक चुकी थी जिसे निकालने में मुझे काफी मुश्किल हो रही थी। मैं चैन चढ़ाने में बिजी था कि तभी मेरे कानों में पायल की आवाज पड़ी जो कि मेरे पीछे से आ रही थी। वो आवाज कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई है, तो मैंने पलटकर पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर मैंने ध्यान से कान लगाकर सुना तो फिर दोबारा वही आवाज आई। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही पायल की आवाज। मैं सचेत हो गया कि ये कोई मेरा वहम नहीं है, कोई तो है आसपास। वो आवाज एक बार आती फिर बंद हो जाती। जब मैं आसपास देखता तो कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि झाड़ियों में कोई रो रहा है। बारिश तेज थी, फिर भी रोने की आवाज साफ आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता है, वो भी इस बरसात में। मैं उठा और उस आवाज की ओर चल दिया। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था। अंधेरा होने के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मन में डर तो था, लेकिन फिर भी हिम्मत कर आगे बढ़ रहा था। जब मैं झाड़ी के पास पहुंचा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि वहां कोई नहीं है और वो रोने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मैं उस वक्त बड़ी ही दुविधा में था कि आखिर माजरा क्या है।
मैं वहां से जैसे ही मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे एक तेज झटका सा लगा ये देख कि एक लड़की खुले बालों में मुझे ही घूरे जा रहे थे। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसकी सांसें फूली हुई लग रहे थे। उसे यूं मेरे पीछे देख एक बार को तो मैं डर ही गया। फिर खुद को संभालते हुए मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वो कोई 23-24 साल की लग रहे थे। मैंने फिर उससे कहा, यहां क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? जाओ अपने घर। मैंने सोचा कि वो गांव की ही लड़की होगी तो मैंने उसे गांव की ओर जाने का इशारा किया। इस बार उसने मेरी बात मान ली और वो गांव की ओर चल दी। हालांकि वो बोली कुछ भी नहीं। मैंने देखा कि वो गांव की ओर जा रही है तो मैं भी अपनी साइकिल की ओर बढ़ा और जाकर चैन को चढ़ाकर जैसे ही खड़ा हुआ तो मैं क्या देखता हूं कि वो लड़की गांव की ओर ना जाकर नहर की ओर जा रही है। तो मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। मैंने उसकी ओर भागा और चिल्लाकर उसे रुकने को कहने लगा, पर वो चलती ही जा रहे थे और अचानक नहर के पास पहुंच किनारे पर खड़ी हो गई। जब तक मैं उसके पास पहुंचा तब तक उसने नहर में छलांग लगा दी। ये देखकर मेरा दिल दहल उठा। मैं कुछ वक्त तक कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ। मैं भागकर नहर के पास पहुंचा तो अचानक मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा हो और मैं नहर में गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ मुझे खींच लिया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। एक पल की देरी और मैं नहर में होता। तभी कोई बोला, पागल हो गए हो क्या? अभी नहर में गिर जाते। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे गांव का बलराम था जिसने मुझे गिरने से बचाया था। मैं कहने लगा, अभी एक लड़की नहर में छलांग लगाई है, हमें कैसे भी करके उसे बचाना ही होगा। मेरी बात सुन वो बोला, कौन सी लड़की? यहां कोई नहीं है। मैंने उससे कहा, अभी मेरी आंखों के सामने ही वो लड़की नहर में छलांग लगाई, उसे बचाना ही होगा बलराम। उसने मेरी ओर देखा और मुझे अपने साथ पहले तो नहर से दूर ले आया और फिर बोला, वो लड़की 22-23 साल की लग रही थी। हाँ, और उसके बाल खुले थे और काले कपड़े पहन रखे थे। हाँ। फिर बलराम ने मुझे समझाया, उस लड़की ने छलांग मारी थी पर आज नहीं, आज से 5 साल पहले वो मर गई थी और अभी भी वो रात को कई बार छलांग मारती लोगों को दिख जाती है, समझे? उसकी ये बात सुन मैं स्तब्ध रह गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी जो देखा वो क्या था। इतनी स्पष्ट हकीकत कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता। फिर वो बोला, चल गांव चलते हैं और इतनी रात को इधर से मत आया कर। जिसके बाद हम लोग गांव पहुंचे और इस दिन के बाद से मैं कभी भी इतनी रात को उस रास्ते से घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर बड़े ही तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल रहा था। आज उसे काम से लौटते हुए काफी देर हो गई थी। ऊपर से ठंडी का मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रास्ते पर उसके अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगा। कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात किया करते थे कि इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। मगर मनोहर ने कभी ऐसा नहीं माना। वो कभी भी भूत प्रेत पिशाच इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं करता था। उसका तो ये मानना था
कि अगर वो मुर्दे हमें डरा सकते हैं तो हम जिंदा होकर उन्हें क्यों नहीं डरा सकते। मगर आज इतनी रात गए, इतने सुनसान रास्ते पर, ठंडी और कोहरे के बीचों बीच उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। अब ऐसा भूत प्रेत की वजह से था या चोर उचक्कों की वजह से, ये वो नहीं जानता, मगर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। वो धीरे धीरे और कभी तेज तेज आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मनोहर का दिल एकदम से धक सा हो गया। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था, मगर वो देख नहीं पा रहा था। उसे कहा गया था कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो पीछे मुड़कर ना देखे। मनोहर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, मुझे घर लेकर नहीं जाएगा? दिल दहला देने वाली और इतनी कर्कश आवाज सुनकर मनोहर समझ गया कि यह आवाज किसी इंसान की तो हो नहीं सकती। उसने एकदम से पीछे पलटा तो देखा एक करीब 7 फीट लंबा आदमी, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना और उसके माथे पर 2 सींग थे। वो मनोहर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी मनोहर ने अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी और भागते भागते सीधे अपने घर जाकर ही रुका। उस रात उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मगर वो डरा हुआ था। उसने जैसे तैसे वो रात कटाई। रात भर उसे उसी आदमी के सपने आते रहे, मगर वो सब क्या था। मनोहर ने अगली सुबह अपने काम के दोस्तों को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि दरअसल उस रास्ते पर एक जिन्न का वास है। वो जिन्न बहुत ही खतरनाक है और लोगों को मार डालता है, लेकिन ज्यादातर वो औरतों को अपने चपेट में लेता है। इसलिए वो बच गया, वरना शायद मनोहर जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कहानी मेरे ननिहाल की है, जो ढाका के पास एक छोटे से गांव विक्रमपुर का है। हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाया करते थे। मेरे नाना के पड़पिता एक जमाने में उस गांव और पास के 3 गांव के जमींदार थे। बेहद बड़ी कोठी, चारों ओर बगीचे, थोड़ी दूर पर एक सूखा कुआं और उसके पास एक खजूर का पेड़। वो पेड़ इसलिए याद है क्योंकि उसके खजूर रसीले और बेहद मीठे हुआ करते थे। कुल मिलाकर वो जगह अपने में एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए था। सैकड़ों साल पुराना होने के कारण घर के बुजुर्ग दोपहर उस कुएं के पास जाने से मना किया करते थे। उनके अनुसार इस पुरानी जगहों पर अशरीरी आत्माओं का वास होता है और वो खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाया करते हैं। पर बड़े बोले और हम सुने, इतने सीधे तो हम नहीं थे। हाँ, हम यानी मैं और मेरे ननिहाल में काम करने वाले लोगों के बच्चे, जो मेरे पहुंचते ही वहां आ जाते हैं और फिर हम सारे दिन खेलते ही रहते हैं। कभी आम के बाग में कच्चे आम खाते हैं, अमरूद के बाग में अधपके अमरूद ढूंढते हैं, पर सबसे मजेदार तो खजूर के बड़े पेड़, जिनमें से मीठे खजूरों को तोड़कर खाना ही अच्छा लगता। अक्सर माली बाबा हमारे ऊपर नजर रखा करते हैं और हमें उस सूखे कुएं के पास नहीं जाने देते हैं। एक बार जब हम आम के बाग में आम खाने पहुंचे तो माली बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हमें देखते ही बोले, अमित भैया, आप ही की बात सोच रहा था। कल पक्के आम तोड़े थे, आपके लिए रखे हैं। बोलकर एक बड़े बर्तन में बहुत सारे आम ले आए। हम सारे बच्चे उन्हीं के पास बैठ गए और आम खाते खाते उनसे कोई पुरानी भूत की कहानी सुनाने को कहने लगे। तब उन्होंने हमें उस सूखे कुएं की कहानी सुनाई। बात उनके बचपन की थी,
जब उनके पिता वहां माली थे। उनके अलावा और भी कई बच्चे थे जो दोपहर के समय या तो नदी पर तैरने जाते या खेलते रहते। एक दिन वो लोग उस कुएं के पास ही खेल रहे थे कि अचानक उनके एक दोस्त ने कहा कि उसे कुएं में से कोई उनकी ओर देखता दिखा। कोई सफेद कपड़ों में एक महिला का सिर था जो उनकी ओर देख रहा था और उसके देखते ही अचानक गायब हो गया। सभी खूब हंसे उसे डरपोक बोलकर, जिससे वो नाराज होकर चला गया और वो लोग फिर से खेलने लगे। उनका एक दोस्त जो थोड़ा थक गया था उस कुएं के मुंडेर पर जा बैठा और बाकी वहीं खड़े खेलते रहे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चित्कार सुन सब जैसे ही कुएं की ओर घूमे तो जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत ने उनके दोस्त के सिर को अपने मुंह में लेकर अपने साथ कुएं के अंदर दीवारों पर एक गिरगिट की तरह उतरती जा रहे थे। देखते ही सारे बच्चे दौड़े और परिवार के लोगों को सूचित किया। गांव के एक मौलवी को साथ ले सब दौड़ते हुए आ पहुंचे। मौलवी जी एक सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरे और उन्हें वहां एक सुरंग सी नजर आई। उसमें घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वो बुरी आत्माओं की जगह में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अपने साथ लिए जमजम के पानी का छिड़काव करते हुए जब अंदर पहुंचे तो वहां एक अतृप्त आत्मा से उनका सामना हुआ और बामुश्किल से उस बच्चे के अधकाय शरीर को लेकर वो बाहर आए और उस समय से ही सभी उस कुएं के पास जाने की मनाही हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।